हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं एलिजाबेथ विसलबर्गर, नजहत समीम, हेनरिएटा H4 या गाय राइडर। तो सही जवाब है नजहत समीम। नजहत समीम जो कि फिजी की रहने वाली हैं, इन्हें चुना गया है अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में। इससे पहले 2020 में इन्हें 2021 के लिए चुना गया है और 2020 में जो है वो एलिजाबेथ विसलबर्गर थी जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। हेनरिएटा H4 जो हैं वो यूनिसेफ की अभी हेड हैं, यूनिसेफ की हेड हैं ये। और यूनिसेफ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका फुल फॉर्म है यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। उसकी हेड है हेनरिएटा H4। और गाय राइडर जो हैं वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसके अध्यक्ष हैं अभी। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनीवा में, और UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका भी जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है जिनीवा में, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। फिजी के बारे में बता दूं, फिजी एक छोटा सा देश है जो कि ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में आता है, ओसेनिया में आता है। ये 300 के आसपास छोटे छोटे द्वीपों को मिला करके एक देश बनाया गया है। तो वहाँ का है। फिजी की राजधानी जो है वो सुवा है और फिजी की जो करेंसी है वो फिजियन डॉलर है। UNHRC इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और नजहत समीम फिजी से है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द थीम फॉर नेशनल रोड सेफ्टी वीक फॉर द ईयर 2021 इज? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है 2021 के लिए, उसका थीम क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन है नो नीड टू स्पीड, दूसरा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, तीसरा है सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली, और चौथा है स्टे अलाइव डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो सही जवाब है सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। ये जो है ये इस साल 2021 के लिए ये थीम रखा गया है। नो नीड टू स्पीड जो है वो 2020 के सुरक्षा सप्ताह ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए था, और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जो है वो 2019 के लिए था, जबकि स्टे अलाइव डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव ये 2013 के लिए ये थीम था। तो आपको याद रखना है 2021 का है सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के बारे में बात कर लें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत 1989 में हुई थी। उस हिसाब से ये 32वां संस्करण है, और यह जो है वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसके द्वारा किया जाता है, जिसके कि मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इसके केंद्रीय मंत्री हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Who has unveiled the first indigenously developed metro car, driverless metro car? Who has unveiled the first indigenously developed driverless metro car? ड्राइवर के बिना चलने वाला मेट्रो रेल जो कि स्वदेशी है, यानी कि इंडिजिनसली यानी कि भारत में बना हुआ है, स्वदेशी है, वो किसने अभी लॉन्च किया है, अभी उसका उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह। तो सही जवाब है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी ने अभी उसका उद्घाटन किया है। अभी कुछ दिनों पहले समाचारों में था कि नरेंद्र मोदी ने ड्राइवरलेस मेट्रो कार की शुरुआत की, तो फिर यहाँ पर राजनाथ सिंह की ऑप्शन है। तो आप ये ध्यान रखें कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में इसकी शुरुआत की है, जिसका कि परिचालन शुरू हो चुका है।
इसका परिचालन शुरू हो चुका है। जबकि राजनाथ सिंह जी ने जिसका उद्घाटन किया है वो BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, बेंगलुरु में है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। यह परिचालन इसका शुरू नहीं हुआ, इसका परिचालन 2024 के आसपास शुरू होने की संभावना है और ये कर्नाटका मेट्रो में चलाई जाएगी और भी जगहों पर चलाया जाएगा इसे। तो उसका एक जो पहला बना है ये बनाया गया है जो ट्रेन, उसकी शुरुआत की गई है। फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार स्टार्टेड बाय नरेंद्र मोदी इन दिल्ली मेट्रो, और इंडिजिनस स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार जो कि BEML बना रही है, उसका उद्घाटन उसको अभी राजनाथ सिंह जी ने किया है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Enhanced version of women entrepreneurship platform has been launched by नीति आयोग in association with। women entrepreneurship platform है एक, WEP है जो नीति आयोग ने शुरू किया है। ये सबसे पहले तो हम WEP के बारे में जान लें कि ये है क्या। तो ये एक यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल है, यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल यानी कि एकीकृत एक्सेस पोर्टल है, जहां पर मेन मकसद क्या है इसका कि विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना, उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो उसने अभी एक नया वर्जन लॉन्च किया है, इनहैंस्ड वर्जन लॉन्च किया है नीति आयोग के द्वारा। चूंकि ये बनाया गया है तो नीति आयोग ने उसका इनहैंस्ड वर्जन लॉन्च किया है। वो किस कंपनी के साथ किया है? आपके ऑप्शंस हैं टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अमेजन या फ्लिपकार्ट। तो सही जवाब है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के द्वारा फ्लिपकार्ट और नीति आयोग दोनों ने मिलकर के इसका इनहैंस्ड वर्जन लॉन्च किया है। इस इनहैंस्ड वर्जन में क्या अंतर आएगा? तो इनहैंस्ड वर्जन में अंतर यह है कि अब इसमें जो उद्यमशीलता या मतलब आपको कुछ भी सिखाया जाएगा, इसके प्रति मेंटरिंग की जाएगी, इसकी शिक्षा दी जाएगी, मेंटरिंग की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो अपने काम को आगे लाएं और इस पोर्टल पर रजिस्टर करें और एक जगह पर आकर के भारत के विकास में सहयोग दें। नीति आयोग की अगर हम बात कर लें तो नीति आयोग बना कब था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग जो है, इससे पहले क्या था? इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन को बदल के नीति आयोग बनाया गया। तो अध्यक्ष जो है इसके वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो पदेन अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। उपाध्यक्ष इसके हैं डॉक्टर राजीव कुमार, उपाध्यक्ष इसके हैं डॉक्टर राजीव कुमार, ये एक अर्थशास्त्री हैं, वो उपाध्यक्ष हैं। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, वो हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इसके CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज ए यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल, एकीकृत एक्सेस पोर्टल है, टू ब्रिंग वुमेन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया एंड टू रियलाइज एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशन। विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और उसको साकार करने के लिए ये एक पोर्टल बनाया गया, जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड फर्स्ट एयर टैक्सी इन इंडिया? पहले एयर टैक्सी की शुरुआत किस स्टेट ने, किस राज्य ने की है भारत में? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका या तमिलनाडु। तो सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा ने सबसे पहले एयर टैक्सी की शुरुआत की है। ये एक एयर टैक्सी कैसा है? तो ये एक प्लेन है जिसमें कि 4 सीट हैं, 4 सीट में से एक पायलट होंगे और 3 यात्रियों की सेवा इसमें
दी जा सकेगी। तो ये एयर टैक्सी है। कर्नाटका के बारे में बता दें कि फर्स्ट एयर एम्बुलेंस जो है इसने ये 2020 में कर्नाटका में बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की गई थी और यहाँ एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। इसके मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। सबसे बड़ा जो अगर ये है जिला है या शहर है वो है फरीदाबाद। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो फरीदाबाद है। इसके गवर्नर का नाम अगर हम देखें तो गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य इसके गवर्नर है। सत्यदेव नारायण आर्य इसके गवर्नर है। और अगर हम इसके विधानसभा सीटों की बात करें तो कुल 90 विधानसभा सीट हैं, 10 लोकसभा सीट हैं और 5 राज्यसभा सीट हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है हरियाणा के बारे में। हरियाणा जो है उसमें वहाँ पर एक हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, जहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी पाए गए जो कि 9000 साल पुराने हैं, वहाँ पर पाए गए राखीगढ़ी में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। स्टेट फॉर्मेशन ऑन 1 नवंबर 1966, कैपिटल चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which of the following countries have been invited as the guest country for G7 summit? आपके ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या ऑल द अबव। G7 समिट जो होता है, G7 सम्मेलन जो होता है, उसमें किसे एक गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है? साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या सब ऊपर दिए गए सभी? तो इसका जवाब है ऊपर दिए गए सभी। G7 समिट जो है वो 2021 में कहाँ हो रहा है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। और यहाँ पर G7 के बारे में हम बात कर ले तो G7 2014 तक G8 था, बाद में रसिया को हटा दिया गया तो इसलिए वापस ये G7 बन गया। इससे पहले भी ये G7 था, 1980s में 89 तक में ये G7 था। उसके बाद रसिया आया था और फिर रसिया को हटा दिया गया। रसिया को हटाया क्यों गया? क्योंकि उसने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो अभी G7 में कौन कौन से देश हैं? तो G7 में अभी जो देश हैं वो है USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 7 देश अभी G7 में हैं। तो इन्होंने इन 3 देशों को, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को एक अतिथि के रूप में बुलाया है। ये G7 समिट की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस साल इसका 47वां संस्करण है। G7 started in 1975, 47th edition in 2021 at UK। G7 कंट्रीज मैंने बता दिया, यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। गेस्ट कंट्री साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और रसिया G8 कंट्रीज था, लेकिन 2014 में जब वो उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो उसे हटा दिया गया। PMKVY 3.0 हैज बीन लॉन्च्ड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया? PMKVY ये क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका तीसरा संस्करण, तीसरा वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये कितने राज्यों में लॉन्च किया गया? तो आपको पहले तो ये बता दूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसमें कि वो 1.0 था। उसके बाद 2016 से 2020 तक इसका 2.0 चला था। और इन दोनों की शिक्षाओं को लेते हुए, इन दोनों से जो सीख मिली है उसको लेते हुए PMKVY 3.0 की शुरुआत की गई है। और ये कितने
जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। आपके ऑप्शन हैं 100, 200, 300 या 600। तो इसका सही जवाब है 600 जिलों में इसकी शुरुआत एक साथ की जाएगी। 600 जिलों में कुल 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं वहाँ पर, और 200 ITI के संस्थान हैं वहाँ पर। इन सब जगहों पर मिला करके इसकी शुरुआत की जाएगी। ये जो है ये स्किल इंडिया मिशन के अंदर आता है, स्किल इंडिया मिशन, जिसका कि लक्ष्य था कौशल भारत कुशल भारत। तो ये जो मिनिस्ट्री है इसकी, PMKVY जो मिनिस्ट्री है इसकी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE शॉर्ट में लिखते हैं इसको। तो इसके मंत्री कौन है? इसके केंद्रीय मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्किलिंग सेंटर। जो वर्तमान में हमारे जो सेंटर्स हैं, जो केंद्र हैं जिसमें कि ये शिक्षा दी जाती है, उसको तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, अच्छा करना, उसमें रिफॉर्म्स लाना, उसके असेसमेंट सिस्टम में उसके रिफॉर्म लाना, और एक सर्टिफाइड ट्रेनर्स को बनाना जो कि आगे ट्रेनिंग आगे दे सके। PMKVY स्टार्टेड इन 2015, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। 15-16 में पहला पायलट वर्जन था ये, तो 1.0 था। 16-20 में सेकंड वर्जन आया था इसका, और थर्ड वर्जन में 600 डिस्ट्रिक्ट में 729 PM कौशल केंद्र में है। और स्किल इंडिया मिशन जिसका कि लक्ष्य कौशल भारत कुशल भारत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इंडियन आर्मी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू प्रोक्योर स्विच UAV। ये स्विच UAV क्या है? पहले तो ये जान लें कि स्विच UAV क्या है। ये ड्रोन है, ये ड्रोन है स्विच UAV। और इसकी खासियत क्या है कि ये VTOL है, VTOL यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये सीधा एक जगह पे उठ सकता है वहीं से वहीं, और वहीं के वहीं ये फिर वापस आकर के नीचे आ सकता है। तो इसको भारतीय सेना ने किसके साथ करार किया है इसको खरीदने के लिए? तो आपके ऑप्शंस हैं आइडिया फॉर्ज, DRDO, पैरट या IIT बॉम्बे। तो सही जवाब है इसका आइडिया फॉर्ज। आइडिया फॉर्ज जो है वो स्विच UAV बनाएगी। उसकी खासियत क्या होगी? ये कि ये ऊंचे से ऊंचे जगहों पर, हाई एल्टीट्यूड्स पर, और किसी भी वातावरण में, हार्श एनवायरनमेंट्स में, किसी भी जगहों पर कैसा भी मौसम हो उसमें यह काम कर सकेगा। इसका जो रेंज है, ऑपरेशनल रेंज है, वो 15 किलोमीटर तक है, और 120 मिनट यानी कि करीब 2 घंटे से ज़्यादा तक ये उड़ सकता है, और 6.5 किलो तक का वजन लेकर के भी ये चढ़ सकता है। टेक ऑफ वेट जो है वो 6.5 किलो से तक का ये ले सकता है। तो ये किसी भी जगह पर, किसी भी ऑल टेरेन डोमिनेटर है, कोई भी जगह हो उस पर ये जा सकता है। तो आइडिया फॉर्ज जो है वो एक मुंबई की कंपनी है जिसके कि CEO हैं अभी अंकित मेहता, उनकी कंपनी है। और उनके द्वारा ये एक स्टार्टअप है आइडिया फॉर्ज, जो कि ये UAV बनाती है, ड्रोन बनाती है, और वो उससे भारतीय सेना ने खरीदने का करार किया है। ये स्टार्टअप जो है वो IIT बॉम्बे का स्टार्टअप है। IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने बनाया है मिल करके। पैरट जो है, ये पैरट ऑप्शन जो मैंने दिया था, ये पैरट ऑप्शन इसलिए था क्योंकि ये अमेरिका की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो अमेरिका की सबसे बड़ी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Who has signed MOU with CBSE and नीति आयोग for Collab CAD सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग? Collab CAD सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है, ये Collab CAD का काम क्या है? तो Collab CAD इंजीनियरिंग डिजाइन बताएगा, इंजीनियरिंग डिजाइन बताएगा। ये 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए किया गया है, बनाया गया है सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर जो है CBSE को दिया जाएगा अपने स्कूल्स में चलाने के लिए। तो नीति आयोग और CBSE ने मिलकर के किसके साथ करार किया इस सॉफ्टवेयर को बनाने, सॉफ्टवेयर की सपोर्ट देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, बनाने के लिए? आपके ऑप्शंस हैं ISRO, CSIR, DRDO या NIC। तो इसका सही जवाब है NIC। NIC के साथ ये बनाया गया है थिंक ड्रॉ एंड डिजाइन 3D मॉडल्स विद कोलैब कैड एक्सक्लूसिव मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट्स हु टिंकर फ्रॉम होम। NIC के द्वारा ये बनाया गया है, जिसके तहत कि हमें 3D डिज़ाइन और इंजीनियरिंग डिज़ाइंस जो हैं वो बताया जाएगा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं
के विद्यार्थियों के लिए। तो ये एम के अटल इनोवेशन मिशन के तहत आता है। अटल इनोवेशन मिशन में इसको लॉन्च किया गया है। अब एनआईसी के बारे में अगर हम बात कर लें तो एनआईसी की स्थापना 1976 में हुई थी और ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसका फुल फॉर्म है। ये दोनों ही सवाल इस बार एनटीपीसी में पूछे गए हैं। और इसके जो महानिदेशक हैं, डीजी हैं, उनका नाम है डॉक्टर नीता वर्मा, इसकी डीजी हैं। ये जो विभाग है एनआईसी जो है ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आता है, जिसके की मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। इसके केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर फाउंडेड इन 1976, डीजी डॉक्टर नीता वर्मा। ये तीनों सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2 सवाल एनटीपीसी में 2 दिन आ चुके हैं, तो अब ये तीसरा सवाल भी आने की संभावना बनती है। डॉपलर वेदर रडार्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? डॉपलर वेदर रडार होता है मौसम की पूरी जानकारी के लिए एक रडार लगाया जाता है, जो कि कहाँ लगाया गया है अभी हाल में। तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या महाराष्ट्र। तो सही जवाब है उत्तराखंड। ये 2 जगहों पर लगाया गया है, एक साथ लगाया गया है। एक है उत्तराखंड, जहां पे उत्तराखंड में देहरादून में है, और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी ये कुफड़ी, जो कि शिमला के पास में है, वहां पर ये लगाया गया है। इससे पूर्व जानकारी मिलेगी और उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि 4 धाम की यात्रा या फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है, उससे पहले हमें मौसम की जानकारी मिल जाएगी और हमारा जो यात्रा करने का जो प्लान रहेगा उसके हिसाब से बनाया जा सकेगा। तो उत्तराखंड में ये लगाया गया है। इसे अभी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इसको लॉन्च किया है अभी। अब हम उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात कर लें तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई है? 9 नवंबर 2020 को 2000 को इसकी स्थापना हुई। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है और इसकी राजधानी है देहरादून। देहरादून इसकी ग्रीष्म राजधानी देहरादून है, यही इसकी राजधानी है। इसके मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके मुख्यमंत्री हैं। इसके गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। इसकी गवर्नर है, उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य। यहाँ पे कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है हिंदी एंड संस्कृत। हिंदी और संस्कृत यहाँ की आधिकारिक भाषा है। यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहाँ की बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और भी यहाँ पर से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जैसे कि नंदा देवी फ्लावर नेशनल पार्क या राजाजी नेशनल पार्क जो कि हरिद्वार में है। स्टेट फॉर्मेशन 9 नवंबर 2020 को, कैपिटल देहरादून, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां की बंगाल टाइगर पाया जाता है। नंदा देवी फ्लावर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क जो कि हरिद्वार में है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैंप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।